हम लोगों ने एटम के ऊपर बात किया था, जो एटम के डेवलपिंग के ऊपर बात की गई थी। और एटम की जो डेवलपिंग थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट जो वर्क किए थे उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने जो है एटम के बारे में जो भी पार्टिकल थी, उसी पार्टिकल का नाम क्या रखा था, उन्होंने एटम रखा था। जो कि उन्होंने बताया था कि इसे हम लोग इन फ्यूचर भी इसे तोड़ नहीं सकते हैं, इसे डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। बट जैसे एंट्री किनकी हुई, जे थॉमसन का, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया और उनकी ये जो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट को गलत कर दिया। उसके बाद जो है डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था रदरफोर्ड, जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया था और उस गोल्ड फॉयल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। बम्बार्ड करने के बाद उन्होंने 3 कंडीशन उसमें देखा। पहला कंडीशन जो उनको दिखाई दी, क्या दिखाई दी, जो पहला ऑब्जर्वेशन था, मस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल एट विदाउट डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट के जो है अल्फा पार्टिकल जो है क्या कर जा रहे थे, अधिकांश अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहे थे। इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या बताया था उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब पास किए तो इसका मतलब बताया कि एटम का जो मोस्ट पार्ट है, अधिकांश पार्ट है, वो क्या है, खाली है। दूसरा इन्होंने बताया सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विथ ए स्मॉल एंगल या एट ए स्मॉल एंगल। उन्होंने सेकंड में देखा कि बहुत सारे अल्फा कणों में से कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, जो अल्फा पार्टिकल जो है वो अपनी पथ से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे स्मॉल एंगल के साथ। सो इसका मीनिंग उन्होंने क्या बताया, इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है, एटम का सेंटर जो है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरा उन्होंने देखा कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं बल्कि 1 या 2 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 0.01% बोल सकते हैं हम लोग, इतना अल्फा पार्टिकल थे उसमें, जो क्या कर रहे थे, वो उसके समीप जाकर और पुनः वो वापस चले आ रहे थे, या वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे क्या, लार्ज एंगल से 180 डिग्री पे। सो इसका उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, इससे क्या उनको निष्कर्ष जो निकाले गए थे उनके द्वारा क्या निष्कर्ष था कि जो भी एटम होता है, एटम का जो कंसंट्रेशन होती है, वो कंसंट्रेशन किस में होता है, सेंटर में अवस्थित होता है। सेंटर में क्या होता है, अवस्थित होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, न्यूक्लियस रखा था। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो रदरफोर्ड साहब ने ये करने के बाद उन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी। उनकी एप्लीकेशन से जो है हम लोग जो भी एटम का रेडियस होता है या जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, उनके रेडियस को भी हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं, और इन्हीं के एप्लीकेशन से हम लोग क्या कर पाते हैं, उसकी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म को भी हम लोग निकाल पाते हैं, जो कि इसको इन्होंने 2 पार्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है इन्होंने मेन इनकी जो कंक्लूजन था क्या था कि एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, या और एटम जो होता है क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। दूसरा, एटम जो है, एटम का 2 पार्ट में इन्होंने बांटा। एक क्या कहा, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और एक इंट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। कहने का मतलब, एक न्यूक्लियर पार्ट जो था, इसको 2 भाग में, एक न्यूक्लियर पार्ट में बांटा और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में बांटा गया था। न्यूक्लियर पार्ट का मतलब है जो न्यूक्लियस, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस जो दिया था, न्यूक्लियस में किसका किसका उपस्थिति होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यानी नारायण प्रसाद जो है किस में अवस्थित रहते हैं, न्यूक्लियस में, और वो किस पे बैठकर सवार करते हैं, एलिफेंट पे, यानी इलेक्ट्रॉन पे। और यही रूप क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सेंट्रल रीजन ऑफ द एटम कंटेन्स
इन न्यूक्लियस ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन mass of particle न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन collectively known as न्यूक्लियॉन्स। जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति होती है उसको हम लोग क्या, एक न्यूक्लियस का दूसरा नाम दिया गया, क्या उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियंस के नाम से। जो कि ये नोट में लिखा गया है, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। न्यूक्लियंस, न्यूक्लियन जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हम लोग किसको बोलेंगे? जो ऑर्बिट होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं यानी न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो उनके ऑर्बिट बच रहे हैं, तो ऑर्बिट को ही सेल, कक्षा, कक्षा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षा या ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? इसकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसकी क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज ऑर्बिट और सेल। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सेल और ऑर्बिट। हालांकि इन्होंने जो है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, क्या बताया था कि उनकी न तो एनर्जी फिक्स है, इसकी जो है डिटर्मिनेशन इन्होंने नहीं कर पाया था। एनर्जी के बारे में, उसकी डिस्टेंस के बारे में, ये सभी जो है इन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं कर पाया था। वो कब संभव हुआ? जब नील्स बोर साहब आए थे, उसके बाद में वो सब संभव हुआ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व किसके करता है? न्यूक्लियस के अराउंड। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो चक्रण करता है, रिवॉल्व करता है, उनकी ना तो एनर्जी इन्होंने फिक्स बता पाई और ना तो उसकी डिस्टेंस बता पाई। चूंकि एनर्जी, जैसा कि सपोज लाइट, मान लीजिए इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था ये कंफर्म नहीं कर पाया था। हालांकि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, आप सभी को अगर कहा जाए कि आपको खाना वाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, हाँ फास्टिंग एक दिन से कोई दिक्कत नहीं होगा, खाना आपको नहीं खाना है, और आपसे कहा जाए कि सिर्फ आपको वर्क करना है और कोई वर्क दिया जाए, आपकी एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी? आपकी एनर्जी लॉस होगी या नहीं? लॉस होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी के बारे में नहीं बताया गया। हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मूविंग करती है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी या नहीं होगी? लॉस होगी। और जब लॉस होंगे तो इनका दुश्मन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया था। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और उसकी सेंटर क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जैसे वो अराउंड द न्यूक्लियस, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा या मूविंग करेगा, तो निश्चित है कि वो धीरे धीरे एनर्जी उसकी लॉस होगी। और जब लॉस होंगे तो ये भी निश्चित है कि वो जो है उसकी पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ जाएगा और उसका सेंटर उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, यानी फॉल डाउन इन न्यूक्लियस। सो एटम इज अनस्टेबल। एटम क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। यानी वो किस में हो जाएगा? वो जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिरने के बाद हमारी एटम क्या हो जाएगी? स्टेबल नहीं रहेगी, अनस्टेबल हो जाएगी। इसके बारे में इन्होंने ये नहीं सोचा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है तो ये कुछ एनर्जी इसका फिक्स है या नहीं है। सीधा इन्होंने बोल दिया कि जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, वो एक्स्ट्रा पार्ट पे इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। हालांकि इसकी स्थान भी फिक्स होती है। अगर सपोज लाइट मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस जो दिखाई दे रही है, इसके जो है इनके अनुसार यहाँ भी घूम सकता है, 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 न्यूक्लियस को छोड़कर कहीं भी घूम सकता है।
इनके अनुसार तो यही हुआ, यानी इन्होंने जो है ना तो डिस्टेंस, ना तो दूरी को तय कर पाया, ना तो इनकी वेलोसिटी जो थी वेलोसिटी को बता पाया। ये सब बता पाने में जो है ये क्या रहे, असक्षम रहे, यानी ये सक्सेस नहीं रहे। तो इनकी ड्रॉबैक में हम लोग ये जानेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या जानेंगे कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हम लोग क्या, न्यूक्लियर पार्ट को छोड़कर बचा क्या, तो सेल या ऑर्बिट। जो सेल या ऑर्बिट क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट था, उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल और ऑर्बिट नाम दिया। और सेल और ऑर्बिट जो नाम दिया गया था, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है मूविंग करता है। जो कि इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, इसके बारे में रिवॉल्व करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया तो जरूर, बट उनकी एनर्जी लेवल के बारे में, उनकी वेलोसिटी के बारे में, उनकी डिस्टेंस के बारे में ये सब नहीं बता पाया था, जिसके कारण ये क्या रहा, ये जो है गलत हो गया। और आगे चल के इनकी एक्सप्लेनेशन किसने की थी, तो बोर साहब ने की थी। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो भी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, रिवॉल्व करता है, उसी इलेक्ट्रॉन से बने जो पथ होंगे, उसी पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन उनकी भी अपनी उसकी वेलोसिटी होती है, उनकी अपनी रेट होती है, उनकी जो है अपनी डिस्टेंस होती है, और उनकी एनर्जी फिक्स होती है, तभी जो है वो सेंटर में अवस्थित नहीं हो पाएगा, जो कि इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका क्या है, इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। नारायण प्रसाद, यहीं पे रहते हैं नारायण प्रसाद, इसी को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। वहाँ बीच वाले जो घर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे किनकी उपस्थिति है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। किनकी उपस्थिति है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। बाकी ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, इसी का नाम जो है क्या दिया गया, हाँ बोलिए, ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल। चूंकि इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनकी एप्लीकेशन क्या थी, तो इनके द्वारा जो है हम लोग जो भी साइज एटम की होती है, उनकी जो रेडियस होती है, या जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, उनकी वैल्यू को हम लोग काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उनकी मान को जो है हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ एटम, इसको ऑलवेज याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर होती है, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसलिए रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ बोलिए। नहीं, सारे ये रेडियस की और उस एटम की साइज के बारे में बताए गए थे, ये किसी जनरल के लिए है। हाँ, उसके लिए आगे फिर एक रिलेशन दिए गए हैं, सबका अलग अलग होता है, पर यहाँ पे जो इसकी रेडियस हम लोग निकालेंगे कॉमनली, बाद में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। उसके लिए फार्मूला दिया गया है क्यूबिक रूट में, ठीक है। तो उसका ए का पावर 1/3 एटॉमिक मास से उसका हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं। रेडियस रेशियो की बात करें हम लोग, तो रेडियस रेशियो, इससे हमें क्या रिलेशन प्राप्त होती है कि एटॉमिक
जो भी एटम है, एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रेडियस रेशियो बताता है कि रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाली है, वो रिलेशन को रेडियस रेशियो हम सभी को बताता है। जो रेडियस रेशियो यहाँ पे कितना आया, 10⁵ ये कैसे आया, तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे RA, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, RN, इसको क्या बोलेंगे, RN, N फॉर न्यूक्लियस, R फॉर रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है D/2। D क्या है, डायमीटर। अगर मान लीजिए कि किसी भी स्फेयर की अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा। बड़े होशियार हैं जी आप लोग, बउआ वाला सवाल एक के बार में बना लेते हैं लोग। हाँ, बहुत भारी सवाल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है वैसा पूछता तो सब कोई NDA क्वालिफाई करके बैठा होता बबुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है RA, ये दोनों की जो है रेशियो कितना प्राप्त हुआ है, 10⁻⁻10, ये 10⁻10 नहीं है, ठीक है, इसलिए फिर से हम लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई -15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इसका बेस सेम है तो ये क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेंगे। बेस सेम है तो प्लस माइनस, तो माइनस, ये प्लस का साइन ज़्यादा है या माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁵. ये जो है हम सभी को रेडियस रेशियो आया, यानी जो एटम होती है उस एटम में उपस्थित वो न्यूक्लियस और उस एटम का जो रेडियस होता है, ये दोनों की रेशियो हम सभी को कितना प्राप्त हुआ, 10⁵ प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, जो नेक्स्ट में हमने रिलेशन दिया है, रेडियस ऑफ एटम, जिसको हमने क्या माना, RA, जो कि बहुत अच्छे से माना गया है, RA, रेडियस ऑफ एटम RA जो है, इनकी रिलेशन की बात करें, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन RA एंड RN। इसकी रिलेशन क्या होंगी, देखिए तो न्यूक्लियस का रेडियस और एटम का रेडियस, दोनों के रेडियस में बड़ा कौन सा रेडियस वाला होगा, RN होगा या RA होगा। रेडियस ऑफ एटम ज्यादा होगा, कितना गुना ज्यादा होगा, 10⁵. तो ये रिलेशन याद रखिएगा ऑलवेज, ये रिलेशन जो है आपका पूछे जा सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये रिलेशन पूछी जा सकती है आपसे, यानी कितना गुना ज्यादा होता है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को आपसे कहा जा सकता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम, ये दोनों की जो रिलेशन हमें प्राप्त हुई है, तो एक तो ज्यादा के रेस्पेक्ट में पूछा गया, एक आपसे कहा जा सकता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटम से कितना गुना छोटा है, तो 10⁵ वही होगा ना।
अब यहाँ पे आपका ऑप्शन में वो ध्यान में रखना होगा, ये रिलेशन जब तक ध्यान में नहीं रखिएगा आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर ए, वही रिलेशन को लिया गया है, ये सभी आर एन स्मॉल एन, यहाँ पे क्या होगा आर ए, ये क्या होगा आर एन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इसको बोलेंगे, आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इनके द्वारा जो है ये हेडिंग है, ठीक है। हालांकि टोटल भेज दिए, जितना पढ़ाए हैं सब भेज दिए। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम, किसी भी स्फीयर की बात करें तो जनरल मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग चले तो जो भी स्फीयर होती है अगर वो स्फीयर स्फेरिकल हो तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म क्या लेते हैं, उसका फॉर्मूला जल्दी बताइए। फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, ये कहाँ पे पढ़े थे, मैट्रिकुलेशन 13 चैप्टर में आपको ये मिला होगा, मिला था। अब यहाँ पे हाँ हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का आयतन की बात करें तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म की ही बात की जा रही है, किनके द्वारा, रेडियस के द्वारा, किनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, अभी हम सभी को तुरंत थोड़ी देर पहले पता चली है कि आर एन की वैल्यू कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15, और आर ए की वैल्यू हम लोगों ने कितना प्राप्त किया 10⁻⁻10। अब ये दोनों की रिलेशन को लेते हुए हम सभी क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म को। यहाँ पे देखिए इसकी फार्मूला क्या है, 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना, यही होता है। अब यहाँ पे ये एटम के रेस्पेक्ट में स्फीयर, यहाँ पे अब एटम के रेस्पेक्ट में लें और दूसरा न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में लें, तो यहाँ पे रेडियस के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एटम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यू, लिख सकते हैं फॉर न्यूक्लियस, क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर एन क्यू, लिख सकते हैं। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को रखा जा सकता है 4/3 पाई 10⁻⁻10 का होल क्यूब। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखा गया, तो आर एन का वैल्यू कितना होता है, आर एन का वैल्यू होता है 10⁻⁻15। अब यहाँ पे क्या रखा गया 10⁻15। अब ये दोनों की रेशियो की बात करें तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, हाँ दोनों का रेशियो क्या आएंगे, देखिए इसका वॉल्यूम रेशियो एक का क्या आया था, एक का आया 4/3 पाई आर के जगह पे कितना 10⁻⁻10 क्यू, और एक का कितना आएगा 4/3 पाई
ये आएगा। ये किसका है? तो फॉर एटम, ये एटम के लिए है, और ये किसके लिए यूज किया गया? तो न्यूक्लियस के लिए है। अब यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, और वॉल्यूमेट्रिक का वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। 4/3 आर, आर के जगह, सॉरी, आर के जगह पे क्या यूज करेंगे? 10 टू पावर, इसको डायरेक्ट 15 कर दें, 30 कर दें, डिवाइडेड बाय 4/3 इसको कितना कर दे? 15 3 जा 45, 45। यहाँ से ये क्या हो गया? गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी उसको भेजना पड़ेगा। अब ये क्या होगा? देखिए तो 10 टू पावर -30 अपॉन 10 टू पावर -45 क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 15। यानी यहाँ पे जो रिलेशन दोनों का रेशियो जो आया, दोनों का रेशियो क्या आया? 10 टू पावर 15। ये जो है वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ रेडियस एंड सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के रिलेशन को बताता है। अब इनकी रिलेशन यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे वही चीज को लिखा गया है। वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी रिलेशन यही हो जाएगी। इसका रिलेशन क्या होगा? यही होगा। बाकी ये सब का कोई काम नहीं है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी अब आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों में ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म किसका आएगा? न्यूक्लियस का या एटम का? यहाँ पे क्या रिलेशन है? देखिए तो VA वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के 10 टू पावर 15 टाइम्स जो है क्या है? ज़्यादा है। 10 टू पावर 15 टाइम्स क्या है? इसका ज़्यादा है। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनेगा, इसको भी ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस का रिलेशन आपने क्या देखा? VA इज इक्वल टू 10 टू पावर 15 इंटू VN, और रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों में क्या देखा गया? तो वहाँ पे RA इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 इंटू RN। ये दोनों रिलेशन को ऑलवेज याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोनों से स्पष्ट है क्या? यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म की बात करें न्यूक्लियस को लेकर के और उनकी एटम को लेकर के, तो ये काफ़ी छोटा है। देखिए 10 टू पावर 15 गुना क्या है? ये बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस में एटम को जब हम लोग नहीं देख सकते, उसको देखते हैं स्पष्ट रूप से? नहीं ना। है जब उनकी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म की बात करें या उनकी साइज की बात करें, उनकी रेडियस की बात करें, फिर भी हम लोग नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए फ्लोरोसेंट की जो है आवश्यकता पड़ती है। हालांकि आगे बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताएंगे।
सो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो गया, इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म की बात करें तो उसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम के संदर्भ में वो बहुत 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 नगण्य है, बहुत छोटा है, यानी उसके सामने उसका कोई वैल्यू है। देखिए तो इसका कोई, आपके पास अगर 1 रुपया है ना, तो इसके पास मालूम है कितना होगा, 10⁻15 रुपया होगा किसके पास, यानी उतना रुपया के सामने 1 रुपया की कोई वैल्यूएशन है नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि उसके सामने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बउआ है, यानी छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, सीधा छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा सा है, जितना बहुत बोलिए उतना इसके लिए कम ही है। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to A⁻1/3। ये क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास है, हाँ ये क्या है, एटॉमिक मास है, यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, तो कोई हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, R0 1/3। अब यहाँ पे R0 की वैल्यू कितना होती है, R की वैल्यू कितना होता है, 1.33 इंटू 10⁻13 -13। दूसरा पार्ट इसकी बात करें अभी इनकी एप्लीकेशन में ही, तो एप्लीकेशन में मास नंबर, मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। मास नंबर किसको बोलेंगे, किसी भी न्यूक्लियस में उपस्थित जो क्या, हाँ न्यूक्लियस में उपस्थित जो भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स की टोटल समेशन क्या होंगी, उसकी मास नंबर होंगी। अब यहाँ पे मेनली जो फंडामेंटल पार्ट की बात करें, फंडामेंटल इसकी पार्टिकल की बात करें, तो फंडामेंटल पार्टिकल इनके कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे अवस्थित होता है, न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों का समेशन जो है क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में ये मास नंबर अवस्थित, चूंकि रदरफोर्ड साहब ने ही बताया था कि जो भी एटम होते हैं उस एटम की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन किस में अवस्थित होते हैं, तो उसकी न्यूक्लियस में अवस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस में। किस में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे जो मास नंबर है, मास नंबर के लिए हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स।
या A इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं P प्लस N, P प्लस N, N इज इक्वल टू A माइनस P, इसी को बोला जा सकता है क्या, इतना लिख सकते हैं क्या, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से उसकी टोटल जो प्रोटॉन की संख्या दी गई होंगी उस प्रोटॉन की संख्या को हम लोग निकाल देंगे, और जो हमें कैलकुलेट होगा, जो हमें बचेगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहलाएगी। इसी के जगह पे हम लोग ये फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए इज इक्वल टू ए माइनस जेड। इसके जगह पे हम लोग ये वाला भी काम कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस ई, ये भी काम किया जा सकता है, बट ये किस कंडीशन में होगा, तो इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम क्या हो, उदासीन हो, अगर एटम क्या हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं उसकी न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए। दूसरा एटॉमिक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो ऑलवेज, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो ऑलवेज किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है वो किसके बराबर होंगे, वो ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जब चार्ज स्पेसीज कोई बड़ी होंगे, कोई भी एटम जब वो न्यूट्रल नहीं हो, वहाँ पे उसके ऊपर कोई चार्ज हो निगेटिव या पॉजिटिव, तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि सेंटर में अवस्थित यानी न्यूक्लियस में अवस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं बल्कि प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में नहीं होता है, प्रोटॉन्स की संख्या जो होंगे, प्रोटॉन्स की संख्या क्या कहलाएंगे, उनकी एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। अब प्रोटॉन की संख्या ये किसी भी कंडीशन में, एटम चाहे न्यूट्रल हो या कटायनिक एनायनिक हो, वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ऑलवेज एटॉमिक नंबर के क्या होंगे, बराबर होंगे। बट हर कंडीशन में जो है उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये तो फिक्स है, बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बराबर नहीं हो सकती है, हो भी सकती है। जब बराबर होंगे तो वैसे कंडीशन में वो एटम जो होगा वो एटम कैसा एटम होगा, तो न्यूट्रल होगा। यदि बराबर आएंगे तब, अगर बराबर नहीं हो तो वैसे कंडीशन में वह एटम क्या होंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे, अगर बराबर नहीं आए तब। अब यहाँ पे ये हो भी सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये किस कंडीशन में होगा, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम जो है उदासीन होंगे उसी कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए और उसके प्रोटॉन की कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू ई, ये तो दोनों ऑलवेज बराबर ही होंगे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी रिलेशन लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की रिलेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ
एटम इज न्यूट्रल। अगर एटम यहाँ पे उदासीन हो तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। फाइंड द number of electron, proton and neutrons in बस एक ही देखते हैं, चूंकि ये पहले भी कई बार सिखा चुके हैं, थोड़ा सा नोट्स ठीक लगे इसलिए एक बार इसका चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो एटम आपका क्या दिया गया है, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किए जा चुके हैं। यहाँ पे गिवन जेड कितना है, 19, ये कितना है, 39। वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। ये एटम जो है देखिए तो यहाँ पे कोई चार्ज भी है क्या, नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। चूंकि जब चार्ज कोई नहीं हो तो वैसे कंडीशन में इस फार्मूला की यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, प्रोटॉन पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। अभी एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 19 दिए गए हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 19। ऐसे कंडीशन में प्रोटॉन पे क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्यों इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए ये ऑलवेज न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन भी आप जूनियर विंग में पढ़े होंगे कि एटम जो है उदासीन होता है क्यों, इफ एनी एटम इज न्यूट्रल, व्हाई। हाँ न्यूट्रल, यानी एटम उदासीन होता है क्यों, चूंकि उनमें उपस्थित जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये दोनों की संख्याएं क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए वो एटम क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पे ये तो न्यूट्रल आया, प्रोटॉन की संख्या कितना आ गई, +19, यानी 19, और इलेक्ट्रॉन कितना आया, 19। यहाँ पे अभी एक फंडामेंटल पार्टिकल और बाकी है, न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ये भी तो जानते हैं ना, ये बराबर P+N, यही मेन फार्मूला है आपका। हमें निकालना क्या है, N, इसलिए ये -P, P की वैल्यू हमने पहले निकाल चुका है, तो P का वैल्यू इसमें यूज करेंगे। ये का वैल्यू आपका दिया गया है 39 माइनस क्या हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 20N। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम में उनके फंडामेंटल पार्टिकल की कैलकुलेशन करते हैं। एक बार फिर से हमने इसलिए याद दिलाया है चूंकि नेक्स्ट क्लास तो नहीं, उसके नेक्स्ट क्लास से आपका न्यूमेरिकल अप्रोच इसमें शुरू हो जाएगा, थ्योरी आपका खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये एक बार याद दिलाया है, चूंकि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला, इसलिए एक बार आपको ये याद दिलाया गया। बाकी याद करके आए हैं क्या, कुछ दिए थे ना, क्या